हम लोग लगातार डेविएशंस की बात डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम रे को कंट्रोल करना जान गए। अब शुरू कर दिया हम लोगों ने कि रे को अपने हिसाब से हम घुमाना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो अभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डिवाइस देखा जिससे हम रिक्वायर्ड डेविएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आती है बात कुछ विशेष रिक्वायरमेंट की, वो ये है, देखें। अब अगली रिक्वायरमेंट है रे को कंट्रोल ही करना है लगातार। तो एक रिक्वायरमेंट ये बनी है कि टू मेक अ रे वर्टिकल विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। एक सिंगल मिरर दिया है। अब की बार रिक्वायरमेंट ये है कि रे किसी भी डायरेक्शन से आ रही है उसको हमें वर्टिकल कर देना। अब वर्टिकल का ये मतलब है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस पे नॉर्मल हो गया ये। तो रे किसी भी डायरेक्शन से आके मिरर पे गिरे तो रे ऐसे हो जाए। देखें केस 1, ये देखो, अब देख रहे हो क्या हो रहा है। ये रे वर्टिकल हो गई है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल कर देना। अच्छा होगा क्या? अब देखो मिरर तिरछा क्यों लगाया गया, आप खुद सोचो, जरा से प्रैक्टिकली सोचो। जैसे मान लें ऐसे मिरर है, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, अब रे तिरछी आ रही, ऐसे जाएगी क्या? इधर चली जाएगी? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये यहां से जो ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही हैं या जो इंप्रेशन बने, तो इंप्रेशन वहां ना बन करके यहां बने। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वहां से रेज आई, उसका इंप्रेशन वहां पे बन रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि ठीक यहां पे वर्टिकली अपवर्ड ऐसे यहां बने। क्या करेंगे? मिरर घुमाएंगे नहीं, कौन कंट्रोल करेगा? मिरर। तो मिरर को ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। अब ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? अब वही स्पॉट, वही इंप्रेशन ऐसे ऐसे आएगा और वहां जाके रोकेंगे जहां ये वर्टिकल है। तो फिर ये क्वेश्चन मिलता है कि आप बताओ इस मिरर को कितना घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल से? ये रे वर्टिकल होगा, ये रिक्वायरमेंट। तो वही है कि टू मेक अ रे वर्टिकल विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। तो हमें जानते हैं क्या फाइंड करना होगा, क्या गिवन होगा, क्या फाइंड करना है। देखें गिवन ये एंगल होगा, एंगल ऑफ रे विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने इंक्लिनेशन पे रे आ रही है, और हमें फाइंड करना होगा ये एंगल कि हम मिरर को जो कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था कितना घुमा दें, ये अल्फा। तो अल्फा एंगल ऑफ मिरर विद हॉरिजॉन्टल। तो थीटा गिवन होगा और अल्फा निकालना होगा। अब देखें, इसको दोनों को रिलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। फिर एक छोटी सी ज्योमेट्री, कैसे दोनों रिलेट करना है। आप ध्यान दो, यहां तो ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है कि रिलेट करने के लिए 180 वाला कॉन्सेप्ट ले लें। यहां पे एक काम है, एंगल दिख रहा है, तो हम ग्लांसिंग एंगल का ले लेते हैं कॉन्सेप्ट इक्वेट करने के लिए। देखें, आप बताओगे कि ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा ना? वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये होगा अल्फा। ओके, ये देखो ये क्या है एंगल, बताओ। ये पूरा जो मैं कवरेज ले रहा हूं क्या है? ग्लांसिंग एंगल है। रे और मिरर के बीच का कितना होगा? थीटा प्लस अल्फा होगा, दोनों जुड़ के। तो आप देखो ग्लांसिंग एंगल इज थीटा प्लस अल्फा। ओके, अच्छा इधर जो ग्लांसिंग एंगल है वो इसके बराबर ही होगा, लेकिन जरा इधर से नापा जाए। इस तरह से नापेंगे तो आप ध्यान दो, ये 90 है क्योंकि ये वर्टिकल हो गया, ठीक? तो ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना बचा? ये कितना हुआ? ये ग्लांसिंग एंगल ही तो है, लेकिन कितना नापेंगे इधर से? 90 माइनस अल्फा। ओके, इधर से 90 माइनस अल्फा, उधर से थीटा प्लस अल्फा। और ज्योमेट्रिकली ग्लांसिंग एंगल दोनों तरफ इक्वल होते हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेटिंग ग्लांसिंग एंगल्स को इक्वेट किया तो आप देखो ये 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। नतीजा ये होगा, अब आप देखो ये अल्फा उधर ले जाएंगे तो ट्वाइस अल्फा हो जाएगा। तो आप देखो होगा ये ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, इस तरफ आया 90 माइनस थीटा। तो फाइनली अल्फा ही तो चाहिए हमें, तो 2 से डिवाइड कर दें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा। 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 45 हो जाएगा थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में गिवन होगा थीटा और फाइंड करना होगा अल्फा। जैसे मान लीजिए कह दें कि एक रे हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पे आ रही। अब बताओ मिरर को कितना हॉरिजॉन्टल से तिरछा करें, कितने एंगल ये रे वर्टिकल हो जाए? तो हो गया, थीटा गिवन है, थीटा कितना? 20 गिवन है, तो 20/2 इज 10, 45 माइनस 10 इज 35। तो ये एंगल 35 हो जाएगा। इजिली आप फाइंड कर लो, ज्योमेट्री करनी नहीं पड़ेगी आपको, तुरंत फॉर्मूला यूज करो, आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला बना दिया गया इसी।
आप जल्दी से कर लें, नहीं तो जिनको नहीं मालूम होता है तो ये, अब ये सब फॉर्मूले दिए थोड़ी होते हैं बुक में, नहीं मालूम होते हैं तो आपके लिए बना दिया गया है, तो आप जल्दी से कर लें टाइम बचाने के लिए। केस को आप पहचानते हुए। ओके, ये केस 1 है, एक केस 2 भी है, देखें कैसे। जरा केस 2 अगर आएगा तो फिर कंफ्यूजन का विषय आएगा, मिलते जो जैसे पिछले वाले में नहीं था, तो हमने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि कैसे दिमाग में रखेंगे, कब कौन सा केस। यहां भी केस 2 आने वाले हैं, ठीक। तो एक तो आ गया है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पहचान बनाइएगा, यहां पे आ रहा है फाइनली। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो एंगल है ये रेस के बीच का एंगल, ये एंगल एक्यूट एंगल है, न्यून कोण यानी कि लेस देन 90, क्योंकि अगला केस इसी से डिफ्रेंशिएट होगा। अगले केस में रे इधर से नहीं, हॉरिजॉन्टल से ऊपर से नहीं, नीचे से आएगी, रे ऐसे आएगी और वर्टिकल होगी। तो उस केस में एंगल 90 से ज्यादा होने वाला, केस डिफर कर जाएगा। देखते हैं, ये देखिए रे कैसे आ रही है, फर्क देखा आपने, रे इधर से आ गई वर्टिकल हुई। पहले वाले केस में क्या था, इधर से आ रही। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है, 90 से ज्यादा। अभी वो भी हम लोग कंडीशन मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस केस में देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है वर्टिकल करने का। ओके, गिवन क्या होगा, गिवन होगा ये एंगल, हॉरिजॉन्टल से रे का एंगल थीटा एज यूजुअल, और हमें फाइंड करना होगा मिरर का हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये देखें अल्फा, ठीक। तरीका वही है फॉर्मूला क्रिएट करने का, ग्लांसिंग एंगल नापेंगे। आप बताएं कि इस तरफ ग्लांसिंग एंगल कितना होगा, ये तो अल्फा हो गया, ये तो अल्फा हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ग्लांसिंग एंगल अब की बार ये होगा मिरर और रे के बीच का, कितना होगा ये पूरा अल्फा है, अब की बार थीटा घटेगा, तो ये होगा ग्लांसिंग एंगल जो होगा, यहां पे आप ध्यान दो, ये होगा थीटा अल्फा माइनस थीटा। इधर से कोई दिक्कत नहीं, इधर से ये अल्फा है, ये 90 है एज यूजुअल, ये एंगल ग्लांसिंग एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फा होना है। अब इक्वेट करो दोनों को, इसको और इसको, ग्लांसिंग एंगल को इक्वेट किया, अब फॉर्मूला बनेगा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा होने से, आप ये देखो अल्फा उधर जाएगा ट्वाइस अल्फा, ये जुड़ जाएगा थीटा इस बार, तो इस बार फर्क ही आएगा, ट्वाइस अल्फा इज 90 प्लस थीटा, वहां माइनस था, फॉर्मूला ये बनेगा प्लस वाला। अब होता क्या है कि ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला मिलते जुलते हैं, फर्क कितना है, माइनस प्लस है, तो कंफ्यूजन तो पूरा होना है। अब यहां पे अलर्टनेस चाहिए ना, यार गलती ना हो जाए, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला पहचान ये है कि ये वो केस है जिसमें दोनों रे के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90। अब आप ऐसे याद करो, सुनो, अगर एंगल ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण जिसे बोलते हैं, 90 से ज्यादा, 90 डिग्री से, तो ज्यादा वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये प्लस हो गया ना। अगर एंगल बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू फाइंड करने, बड़ी वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्लस वाला। और अगर एंगल छोटा हो गया, ये देखें, ठीक है, तो फॉर्मूला कम वैल्यू वाला है, 45 माइनस थीटा बाई 2, ठीक। एक अलर्टनेस तो ये याद हो गया, ये देख लीजिएगा इसमें, ठीक। अभी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। एक अलर्टनेस ये हो गई, और एक अलर्टनेस और जरूर रखिएगा, ये थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल है रे का, वर्टिकल से नहीं है। क्यों, एग्जामिनर कंफ्यूज करवाने के लिए हो सकता है इसके बजाय ये वाला एंगल दे दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोले, वर्टिकल से एंगल दे दे। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा एंगल यूज करना, हॉरिजॉन्टल, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको याद है वो मिरर वाले केस में जो है अल्फा चाहिए तो बाहर का एंगल दे दिया, ठीक। करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चलो। ओके, फाइंड एंगल ऑफ मिरर विथ हॉरिजॉन्टल टू मेक रे वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन फॉलोइंग केसेस।
ये कुछ केसेस हैं, इसमें हमें मिरर का हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है। रे हर केस में वर्टिकल हो जा रही है, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए चाहे वर्टिकली अपवर्ड हो जाए, वर्टिकल हो रही है, केस वही है। कोई जरूरी नहीं अपवर्ड हो, डाउनवर्ड भी हो सकती है, फॉर्मूले वही लगेंगे। ओके, तो 1 by 1 उठाते हैं। चले पहला केस, आप बताओ ओरली। सबसे पहले हमें ये बताओ, सबसे पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बड़ी वैल्यू वाला या छोटी वैल्यू वाला? छोटी वैल्यू वाला। क्यों? क्योंकि रे और ये दोनों रे के बीच का एंगल कम है, 90 से कम है, तो 45 माइनस थीटा बाई थीटा कितना है? 30। सीधे हॉरिजॉन्टल से ही होता है, तो 30 ले लिया। कितना आंसर आ जाएगा? ये थीटा बाई 2 कितना हो गया? 30 बाई 2 इज 15, तो 45 माइनस 15 इज 30। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो मिरर को 30 डिग्री पे रखेंगे, तो कर लेते हैं। ये देखें लेस देन 90, अगर लेस देन 90 है तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है। और फिर आप रख दो इसमें, ये थीटा इज 30 डिग्री, आप रखो, तो ये 40 बाई माइनस 15 इज 30। ओके, हो जाएगा इजली। सेकंड केस, सबसे पहले हमें ये बताओ कि फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है, बड़ी वैल्यू वाला है छोटी वैल्यू वाला? बड़ी वैल्यू वाला कैसे? ये देखो, ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये बड़ा है ना, तो फॉर्मूला यूज होना है 45 प्लस थीटा बाई 2। अब बताओ कितना आंसर होगा? थीटा कितना होगा? 80 लेना है? यस, ये ध्यान रखिएगा, थीटा एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है उसमें फॉर्मूले में, तो वो 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो 10 होगा, तो थीटा बाई 2 इज 10 बाई 2 इज 5, और बड़े वैल्यू वाला है तो 45 प्लस 5 इज 50। अगर मान लें आप 80 ले लेंगे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शंस कौन कौन से बनेंगे? ऑप्शन जानते हैं, प्लस से और माइनस वाले दोनों से बनेगा, और ऑप्शन जो है 80 और 10 दोनों लेके ऐसे 4 ऑप्शंस बन जाएंगे। तो जैसी गलती आप करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट एक ऑप्शन में मौजूद होगा। आप खुश ही रहेंगे, आप दुखी नहीं होंगे कभी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने आंसर गलत किया है, आपको पता तक नहीं चलेगा। यही होता है, ऐसे ऑप्शंस बनते हैं। इसीलिए ये अलर्टनेस जो मैं डेवलप करवा रहा हूं ना, इसीलिए कि एक्यूरेसी रहेगी, आपको पता तक नहीं चलता है कि आप गलत कर रहे हैं। जो गलती आप करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग के ऑप्शन मौजूद रहेगा। ओके, तो कर लेते हैं इसे। देखें, ये 10 यूज होना है, और ये चूंकि ग्रेटर देन 90 है तो फॉर्मूला बड़े वैल्यू वाला। फिर आप रख दो ये 10 बाई 2, तो ये 5 हो गया, तो कितना हो गया? ये 45 प्लस 5 इज 50। करेक्ट? ओके, फिर क्या होगा आप देखो, थर्ड केस सी। चलें इसको बताएं आप। अब पहले बताएं फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। बड़ी वैल्यू वाला ये खुद ही दिया है, देखो 150, ये बड़ी वैल्यू, इन दोनों के बीच जाएंगे। ओके, तो थीटा कितना होगा? थोड़ी सी ज्योमेट्री, डायरेक्ट नहीं दिया है इसमें। आप देखो ये वाला एंगल थीटा होगा ना, अब ये एंगल दिया नहीं है तो आप निकाल लो ना, इसमें क्या होता है? ये 90 होता है, ये 150 है, तो कितना आ जाएगा? 60। ये इतना एंगल 60 आ जाएगा, बस आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना? देखो ये एंगल, ये 90 है और हमें ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल होगा 150 माइनस 150 टोटल हो गया, 150 माइनस 90 इज 60। और चूंकि ये बड़े वैल्यू वाला है, बड़े एंगल वाला, ग्रेटर देन 90, तो फॉर्मूला बड़ी वैल्यू वाला ये इस्तेमाल करें, और इसमें आप 60 रख दो। वही फॉर्मूला आप देखो, उसी तरह दो फॉर्मूले डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करवाए जाएगा। तो ये वो केसेस आपने पढ़ा जिसमें रे को वर्टिकली कर देना। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो केस कौन सा था? हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं रे के डायरेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक,
पहले क्या केस था, उसमें डेविएशन हम कंट्रोल कर रहे थे। अब दूसरा केस आया था, उसमें रे को हम वर्टिकल कर रहे थे, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अब केस आया है जिसमें हम रे को हॉरिजॉन्टल करेंगे, टू मेक अ रे हॉरिजॉन्टल विद द हेल्प ऑफ टू मिरर्स। कि रे किसी भी एंगल पे गिर रही हो, वो 2 रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये देखें कैसे। अब ध्यान से देखो इस रे को, ये रे हॉरिजॉन्टल है होराइजन के पैरेलल, ये मिरर भी हॉरिजॉन्टल है। आप ये भी कह सकते हो, इस आर्टिकल में ये भी बोल सकता है एग्जामिनर कि ये फाइनल रे इस पहले मिरर के पैरेलल हो जाए। ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, ये और ये भी बोल सकता है वो। 2 तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना। ऐसे रे आई, एक रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा हुआ और हॉरिजॉन्टल हो गई। हमें क्या डेवलप करना होगा? हमें डेवलप करना होगा फिर एक फॉर्मूला, ये एंगल गिवन होगा थीटा। हमें इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए फिर एक फॉर्मूला थीटा और अल्फा में निकालना है। चलते हैं फाइंड करते हैं इस सिचुएशन के लिए ज्योमेट्री। फिर कैसे रिलेट करने के लिए वही काम करेंगे हम लोग। इस ट्राइंगल के एंगल्स पे आएंगे। आप जानते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, तो उसके जरिए हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। आप तुरंत बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल ऑफ रे विद वर्टिकल है, और यहाँ पे आप देखें ये नॉर्मल व्यू आप कह सकते हो। ये देखो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। ओके, ये 90 माइनस थीटा, ये अल्फा है। ये एंगल जब पता चल जाएगा हमें, तब तीनों का समेशन हम 180 करेंगे। एक ज्योमेट्री आप देखो ध्यान से, हम एक ज्योमेट्री के जरिए कह सकते हैं एंगल अल्फा होगा। कैसे? ओके, याद है आपको, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये तिरछी लाइन इसे कट कर रही है। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आपको याद हो, ये ज्योमेट्री ऐसे होती थी। ये देखें, दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक। और पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन ऐसे तिरछा कट करते थे तो ये एंगल बराबर होते थे। ये पैरेलल लाइंस में एक ज्योमेट्री होती है, उसमें कुछ एंगल्स बराबर किए जाते हैं। जैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं। ये और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, और ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये और ये, तो ये और ये 3 एंगल्स बराबर होते हैं। इस समय कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्फा। अब आप ये बताओ कि अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा? ये भी अल्फा होगा। क्यों? ग्लांसिंग एंगल, ये ग्लांसिंग एंगल हो गया ना यहाँ का, तो दोनों तरफ ग्लांसिंग एंगल बराबर होते हैं। ये भी अल्फा हो गया, ये ग्लांसिंग एंगल है, तो ये भी ग्लांसिंग एंगल होगा, ये अल्फा होगा। ओके, केस सॉल्व होने लगा। ये 3 एंगल्स का समेशन क्या होना चाहिए? 180। अब इस ट्राइंगल को नेम दे दे रहा हूं मैं PQR। अगर तो ट्राइंगल एडिंग ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल PQR क्या होना चाहिए? 180। 180 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा। अब इसको ओपन करें तो एक फॉर्मूला डेवलप होके आएगा, ट्वाइस अल्फा ये हो गया, ये 90 इधर गया, 180 में से डिडक्ट होके 90 हुआ, और ये माइनस थीटा इधर गया, प्लस थीटा हो गया। फाइनली एक फॉर्मूला फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आया, मिलता जुलता, 45 प्लस थीटा बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट हुआ था ऐसा फॉर्मूला, फिर वैसा ही फॉर्मूला क्रिएट हुआ, लेकिन केस एकदम डिफरेंट है। यही सब कंफ्यूजन होता है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, केस के साथ, कंडीशंस के साथ। अब देखें, ये जो फॉर्मूला आया है, ये भी वही 45 प्लस थीटा बाई 2 आया, लेकिन अब की बार केस क्या है? रे को हॉरिजॉन्टल करने वाला, और मिरर 2 हैं। उसमें अल्फा एंगल जो था वो मिरर का था, और इसमें एक मिरर का हॉरिजॉन्टल से, इसमें अल्फा एंगल दोनों मिरर के बीच का, क्योंकि केस 2 मिरर का है, ये वाला एंगल है। और एक सबसे बड़ा फर्क जो आपको ध्यान देना होगा, थीटा। वहां पे थीटा नाप रहे थे किससे? हॉरिजॉन्टल से। यहां थीटा नाप रहे हैं वर्टिकल से। तो कंफ्यूजन ना हो तो क्या किया जाए? उसके लिए आप एक काम करो, ये तो याद रहेगा, इसमें प्लस वाला यूज होता है, ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़ी वैल्यू वाला, उससे कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखें। आप देखो यहां पे केस कौन सा है? रे को हॉरिजॉन्टल करने का,
और एंगल किससे नाप रहे हैं? वर्टिकल। और वहां पे केस को वर्टिकल करने था और एंगल किससे नाप रहे थे? हॉरिजॉन्टल। उल्टा लग रहा है? ऐसे याद करो, अगर रे को वर्टिकल करना है, रे को वर्टिकल, तो रे का एंगल हॉरिजॉन्टल से नापना, थीटा। और अगर रे को हॉरिजॉन्टल करना है तो रे का एंगल वर्टिकल से नापना, थीटा। उल्टा, अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो वर्टिकल से, और अगर वर्टिकल करना है तो हॉरिजॉन्टल से। उल्टा। क्योंकि यार फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एग्जामिनर क्या करे, कैसे ट्रिक क्रिएट करे, बस यही काम करता है। वो आपको कंफ्यूज करवाता है। डायरेक्ट एंगल नहीं देगा, डायरेक्ट एंगल दे देगा और फॉर्मूला आपको मालूम है तो रह क्या गया, उसमें कुछ समझ नहीं लगना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करवाएगा। वो एंगल डायरेक्ट नहीं देता है। तो अलर्टनेस बहुत जरूरी है। हो जाएगा? यस, याद रखिएगा, बहुत आसान। नेक्स्ट आर्टिकल, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ विंडो। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फील्ड ऑफ व्यू के विषय। ये फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है? जैसा नाम है, एक फील्ड को व्यू करना, एक एरिया को व्यू करना। ये देखो, एक विंडो ओपन हुई एक बिल्डिंग से और उसमें ये सिटी दिख रही है, एरिया दिख रहा है। ये फील्ड जिसे आप व्यू कर रहे हो थ्रू दिस विंडो, इस विंडो के जरिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो ये बताएं कि अगर इसी फील्ड को इस विंडो से देखा जाए तो आप देखो, ये टावर यहां दिख रहा है, ये टावर वहां चला गया। आप बताएं फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा या घटा, या उतना ही रहा? बढ़ गया। आप देखो अभी कम एरिया दिख रहा है, एरिया ज्यादा दिख रहा है। आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाना है, मान लें एक विंडो में इतनी फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू को जो दृश्य दिख रहा है उसको ज्यादा एरिया देखना है, तो क्या क्या किया जा सकता है? क्या क्या चेंजेस लाएं कि हमें एरिया ज्यादा दिखने लगे? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आप एक तो सबसे सिंपल काम क्या कर सकते हो, सबसे आसान काम जो मैं कह सकता हूं वो है कि आप अपने को कंट्रोल करो ऑब्जर्वर। विंडो वहां पे है, अब विंडो से आप दूर खड़े हो गए तो छोटा ही सा हिस्सा दिखेगा आपको फील्ड का। आप क्या करो, विंडो के पास चले जाओ, और देखना है विंडो के बिल्कुल निकट, और देखना है विंडो से बाहर चले जाओ। ज्यादा बाहर मत जाना। तो विंडो के पास जितना होते जाएंगे ना उतना फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक तो ये हो गया फ्रॉम विंडो, ओके। दूसरा जो होगा वो आप, ये आसान तरीका है। अब एक ये होता है कि जैसे बिल्डिंग की बात करें तो जो फील्ड है वो जितना दूर होगा उतना ज्यादा उसका व्यू होगा, और फील्ड जो है अगर पास है तो कम दिखेगा। तो पोजीशन ऑफ द फील्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, ये भी होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट से आप ये नहीं कह सकते कि यार जरा पास आ जाओ तो साफ दिख जाओगे, दूर चले जाओ तो ज्यादा एरिया दिख जाएगा, तो आप उसको तो शिफ्ट नहीं ना कर सकते। फिर एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तो आसान तरीका शुरू में आपको सोचना चाहिए था, अगर आपको फील्ड ज्यादा चाहिए तो बड़ी विंडो बनाओ। विंडो का एपर्चर अगर बड़ा होगा तब भी फील्ड ज्यादा दिखेगा। तो बेसिकली बातें जो आ रही हैं वो तीन, साइज ऑफ विंडो, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द विंडो एंड पोजीशन ऑफ फील्ड फ्रॉम द विंडो, तीन बातें आ रही। उससे फील्ड बड़ा या छोटा कर सकता है, ठीक है, ओके। ये जो विंडो का बेसिकली हम लोग को डिस्कस जो करना है, विंडो नहीं, हमें डिस्कस करना है मिरर। मिरर का ही फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब एक प्लेन मिरर और एक विंडो में क्या फर्क है? जरा सा फर्क है, वो ये है कि जैसा फील्ड ऑफ व्यू मेजरमेंट में आप विंडो का पाओगे वैसा ही फील्ड ऑफ व्यू आप मेजरमेंट में प्लेन मिरर का पाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो विंडो जो है इमेज को मैग्नीफाई या डिमिनिश कर सकता है, क्योंकि विंडो में तो इमेज बनने की कोई बात ही नहीं होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही दिखेगा। और प्लेन मिरर भी जो इमेज बनाता है उसी तरह का बनाता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो दोनों का फील्ड ऑफ व्यू एक जैसा होता है। हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? मिरर का। रिक्वायरमेंट एक जैसी है। फर्क क्या है? अगर हम यहाँ पे मिरर लगा देंगे ना विंडो की जगह,
मिरर लगा दिए मान ले, तो फील्ड उधर की नहीं इधर की दिखने लगेगी, पीछे की, लेकिन रिक्वायरमेंट वही होगी। अगर आप बड़ा मिरर लगाओगे तो ये वाली फील्ड ज्यादा, जैसे मान लें मैं इस वॉल को देखना चाहता हूं उधर, तो मैं एक मिरर लगा रहा हूं, अब ये वॉल दिख रही है, पूरी वॉल देखना चाहता हूं, हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं? ज्यादा फील्ड बढ़ाने के लिए हम एडजस्टमेंट डिस्टेंस में कर सकते हैं, मिरर की साइज में कर सकते हैं। मिरर की साइज बढ़ा दें घटा दें फर्क पड़ जाएगा। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं मिरर के पास चला जाऊं दूर चला जाऊं फर्क पड़ जाएगा। और मिरर अगर उस फील्ड से दूर या पास हो जाए तब फर्क पड़ जाएगा। इसमें असल में क्वेश्चन ये बनना, एक बहुत कॉमन केस है जो आपको याद होगा, वो पूछा जाता था इंटरमीडिएट लेवल पे, क्वेश्चन बनता था उसमें ऑप्टिक्स में कि आपको अपनी हाइट देखने के लिए कम से कम कितने साइज का मिरर होना चाहिए। सबको याद होगा ये हाफ, वो उसी पे आर्टिकल है, ये जनरलाइज कर दिया गया है। उसमें तो सिर्फ जैसे ये हुआ कि आप अपनी हाइट देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी फील्ड देख रहे हो, इसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ज्योमेट्री पे बेस्ड है वो केस, कैसे सॉल्व करें। तो ये फील्ड ऑफ व्यू देखें, ये बढ़ रहा है। अब जैसे मिरर की बात करें तो ये मिरर है, ये मिरर जो है बैक साइड का फील्ड दिखा रहा है, ये रियर व्यू मिरर है, उधर का फील्ड दिखा रहा है, पीछे की ट्रैफिक कंडीशन ये पूरे। तो ये फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं इसे। चलें हम लोग प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए। ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, छोटा कर दिया है ना साइज। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ प्लेन मिरर, ये आर्टिकल है एक ज्योमेट्री से एक फॉर्मूला, और फॉर्मूले का सीधे यूज फिर देखिए कैसे। ओके, ये ऑब्जर्वर है, ये एक फील्ड जिसकी साइज है डी। ये ऑब्जर्वर ऐसे फील्ड बैक साइड में, इस वॉल को देखना है। ये ऑब्जर्वर सामने मिरर लगाएंगे, सामने वाली वॉल, ये D is the field to be observed in the mirror and D small d क्या है? मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। हमें फाइंड करना है कि इस फील्ड को पूरा देखने के लिए कम से कम किस साइज का मिरर लगाया जाए सामने, जिससे मिरर की बचत हो सके, हम कम से कम साइज का मिरर लगा के फाइंड कर सकें, ये फील्ड को व्यू कर सकें। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए हम टेक्निकली आते हैं। टेक्निकली कैसे? हम ये तो देखें ये दिखेगा कैसे। दिखेगा तो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इस फील्ड से चलने वाली रे मिरर पे गिर के रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जर्वर तक पहुंचे, मतलब इसकी आंख तक, आई तक। ये रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहां से तो बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, तो सभी रे के लिए तो हम प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम्स को उठाएंगे, किनारे। अगर ये किनारा इसे विजिबल हो जाए दोनों, तो पूरी फील्ड भी हो जाएगी। तो मैं चलता हूं यहीं से रे लेता हूं, तो किनारे से रे ऐसे लेते हैं, मान लें जैसे यहां से लिया, देखो रिफ्लेक्ट हो गया, आंख पे गिरा, इसका मतलब ये वाली एज विजिबल हो जाएगी। ये दोनों एंगल बराबर कैसे लिख दिया हमने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहुंच गया। और देखें इस किनारे से लें, इधर से चलने वाली रे भी यहां पहुंच गई, पूरी फील्ड भी हो जाएगी। अगर किनारे दिख गए तो ये हो जाएगा। आप देखें इसमें है क्या, ये मिनिमम साइज का मिरर क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि अगर आप साइज इससे छोटा करोगे तो ये वाली रे बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इतना तो चाहिए ही। अगर आप यहां से कट कर देंगे मिरर को तो ये रे बाहर निकल जाएगी। ओके, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा रखेंगे तो यूजलेस, इससे ज्यादा रखेंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं होना है। तो एटलीस्ट इतना, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या होगा, हमें इस डी को फाइंड करना होगा, इस कैपिटल डी से संबंधित करना होगा इसे, कि ये हाइट दी हो तो ये कैसे फाइंड करें, तो ज्योमेट्री होगी। अच्छा, उसमें दो डिस्टेंस और जरूरी है, कौन सी जो आएगी जिसपे डिपेंडेंसी है। तो एक तो डिस्टेंस ये होगी, आप देखो m, ये m यहां से ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये m पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर, ये वाली, ठीक है। और एक डिस्टेंस ये होगी n होगी पोजीशन ऑफ फील्ड फ्रॉम द मिरर, मतलब फील्ड और मिरर के बीच की डिस्टेंस n है, और ऑब्जर्वर और मिरर के बीच की डिस्टेंस m। अब एक ज्योमेट्री के जरिए हम मैं d कैपिटल D m, ये m और n इन सबको रिलेट करने वाला हूं।
फॉर्मूला तैयार हो जाए। चले अब इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगल की ज्योमेट्री। देखें सिचुएशन ये है, इसमें ये कर रहा हूं मैं, ये जो दो लाइंस हैं, देखें एक तो ये ट्रायंगल मैंने मार्क कर दिया पहले ही, ये ओ दे दिया नाम, ये ओ क्यू आर, एक ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ज्योमेट्री ऐसे बढ़ा रहे हैं, ये देखें इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ये देखें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, एक ट्रायंगल और तैयार हुआ पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल और तैयार हो गया तीसरा पी एस टी। 3 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 एंड ये 3। ठीक, ये एंगल बीटा कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट कह लें, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये बीटा होगा, ओके, और ये अल्फा होगा। आप देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांगसम होना कैसे होता है, ओके, सर्वांगसम का मतलब एकदम एक जैसे। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट किससे होता है, 3 साइड्स 3 एंगल से, मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल सब में वो समान। तो इसमें अगर आपको पहचानना होता है तो कम से कम 3 चीजें आप कंपेयर कर लो। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है कि या तो तीनों साइड्स बराबर हो, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, या फिर एक एंगल 2 साइड्स बराबर हो, या 2 एंगल 1 साइड बराबर हो, कॉन्ग्रुएंसी होती है। ये नहीं कि तीनों एंगल बराबर हो, ये नहीं चलेगा। तो 3 साइड्स इक्वल हो, या 2 साइड्स 1 एंगल, या 2 एंगल 1 साइड, तो कॉन्ग्रुएंसी होती है, सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम में बिल्कुल सारी साइज जो है एक जैसी होती है। तो इसमें है, आप देखो कैसे, आप ध्यान दो कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये बराबर है, 2 एंगल इक्वल हो गए, और एक साइड कॉमन हो गई, कॉमन का मतलब बराबर, तो एक साइड 2 एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये M है तो ये भी M होगा, ठीक, ओके, अगर ये M है तो ये भी M होगा। फिर आते हैं, जरा से ध्यान दें, ये n डिस्टेंस है, ठीक, और ये डिस्टेंस M है ना, ये M ही तो आ रहा है, ठीक, M डिस्टेंस है, तो ये टोटल कितना हो गया, M प्लस N। ये क्यों कर रहा हूं जानते हैं, अब 2 ट्रायंगल फिर कंपेयर करने वाला हूं, एक ये स्मॉल वाला, ये देखें ये PQR ये, और एक ये बड़ा वाला, ये दोनों ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PST ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे होता है, समरूप, समरूप में साइज पे नहीं देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, एंगल बराबर होने चाहिए। समरूप का ये होता है कि एंगल बराबर होने चाहिए। अब वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, जैसे 60-60-60 के 2 ट्रायंगल, एक बड़ा इक्वल वो नहीं होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक छोटा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होनी चाहिए, इसीलिए एक साइड जरूर उठाते हैं, साइड जरूर रखिएगा चेक करने में, जबकि सिमिलर में साइड की जरूरत नहीं होती, साइड से नहीं चेक करते, सिर्फ एंगल्स, एंगल बराबर है। देखें आप खुद देखो, क्या आपको नहीं लगता है ये लाइन जो है क्रिएट की गई, और ये दोनों पैरेलल हैं, ये फील्ड और ये मिरर, तो ये जो लाइन होगी तो इससे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये और ये इक्वल हो गए, और ऐसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, 2 एंगल इक्वल हो गए, हो गया, काफी है, 2 एंगल इक्वल हो गए, तीसरा तो हो ही जाएगा इक्वल। वैसे तीसरा एंगल कॉमन है, ये देखो P, ये P इसमें भी है और इसमें भी, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, मतलब पहचान तो ये हो गई, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो या हाइट का रेशियो इक्वल। अब देखें क्या कर रहा हूं, अब सीधे फॉर्मूला बन गया, यहां पे ये मैं साइड्स का रेशियो लिख रहा हूं और हाइट का, कैसे, मतलब डायमेंशंस का, देखें ध्यान दीजिएगा। अब ये और ये ट्रायंगल D अपॉन कैपिटल D, ये रेशियो हुआ, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू M,
ये m होगा और ये यहां से यहां तक क्या होगा m प्लस m। देख रहे हैं ये वाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस m अपॉन, ये देख रहे हैं m अपॉन m प्लस m, ये इक्वल होंगे। तो t अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस m। ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये रिलेट कर दिया। आप इसमें देखो, ये साइज है किसकी, मिरर की, ये फाइंड करना होगा, फील्ड की साइज दी होगी, और ये m क्या है ऑब्जर्वर की पोजीशन, और n क्या है फील्ड की पोजीशन। इससे सब सॉल्व हो जाएगा। अब आपको केस दिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके, इससे देखें कैसे। देखें, a man stands in a room at a distance 1/4 of total width of the room from front wall। एक काम देखें, फिजिक्स के क्वेश्चन में कभी आप सॉल्व करने बैठो तो ड्राइंग जरूर बनाया करो, फिगर। क्योंकि क्या होता है ना कि वो विजुलाइजेशन पे बेस्ड होता है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हो, आप फिगर बनाते जाओगे तो वो नोटिंग होती जाती है। तो आपको फिर क्या होता है, क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, टाइम नहीं वेस्ट होता है। तो पता चला कि आपने ऐसे ही पढ़ लिया, फिर भूल गए यार ये क्या दिया, ये क्या दिया, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर तीसरी बार पढ़ रहे हैं। तो जैसे करते क्या जा रहे हैं आप देखें, इसमें जो लिखा हुआ है मैं कैसे मार्क करता जा रहा हूं, देखें। अ मैन स्टैंड्स इन अ रूम एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ टोटल विड्थ ऑफ रूम फ्रॉम फ्रंट वॉल। मैन एक रूम में स्टैंड कर रहा है, ठीक, ये बना लिया। फिर यहां पे जो बात आ रही है कि इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें आप देखो, ये h हाइट दी हुई है, पढ़ते हैं, ये द हाइट ऑफ द सीलिंग इज h। ये देखें सीलिंग की हाइट h हो गई ये। अगर द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेन मिरर, पूछना क्या है कि द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेन मिरर फिक्स ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द मैन। मैन के फ्रंट में एक मिरर लगाना, उस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, वही शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट प्लेन मिरर, साइज कितनी होनी चाहिए, सो दैट द मैन कैन सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम। मतलब इस मैन के सामने मिरर कैसे लगाएं, किस साइज का, कि उस मिरर में उसे ये पूरी हाइट दिखे। अब मिरर लगा देते हैं, ये फ्रंट में मिरर लगा दिया। अब इस मिरर में इस हाइट को दिखाना है। अच्छा पोजीशन क्या है, ये मार्क किया हुआ है, पोजीशन कैसे है, ये डिस्टेंस m होगी और ये है n, होगी कि नहीं फॉर्मूले के हिसाब से, ये m होना चाहिए और ये n। और इसमें गिवन क्या है, ध्यान दें, फिर से पढ़े कि अ मैन स्टैंड्स इन अ रूम एट अ डिस्टेंस 1/4 ऑफ टोटल विड्थ ऑफ रूम। ये विड्थ है रूम की टोटल, इसका 1/4 करो और ये m जो है ये 1/4 के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है, यहां खड़ा हुआ है। अब सब दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखें, डी वैल्यू आपको निकालनी, आंसर ले लें, देखें फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले में रखता हूं मैं, तो कैपिटल डी तो h हो गया और m इज n/4। ये देख, ये h हो गया और m की जगह n/4 रख दिया, ये भी n/4 रख दिया। कितना हो जाएगा ये यार, ये हो जाएगा ऐसे, d अपॉन h इज n/4 अपॉन ये 5n/4। फिर आप देखो ये n/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल n, तो 1/5 आ गया, h/4। है कि नहीं। अच्छा वो वाला केस सॉल्व किया जाए जो हम लोग कह रहे थे कि अपनी हाइट खुद देखनी है, तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, नहीं, चलें फाइंड करते हैं। जैसे मान लें सिचुएशन ऐसी इमेजिन करते हैं, सामने एक मिरर मुझे लगाना है और मैं अपनी हाइट देख रहा हूं उसमें। अब आपको नहीं लगता है कि अगर मैं अपनी हाइट देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर और फील्ड की पोजीशन एक ही हो गई, वही ऑब्जर्वर है और वही फील्ड है, तो क्या फर्क पड़ेगा, m और n बराबर होगा, m भी वही है n भी वही। अब आप सोचो इस फॉर्मूले में अगर m और n बराबर कर दो, जैसे आप n को भी m लिख दो, तो क्या आंसर आएगा, m/2m, और m/2m आ गया तो 1/2। ये इस फॉर्मूले ने जनरलाइज कर दिया केस को। तो ऐसे कोई भी केस अब आप हैंडल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना।
काउंटिंग ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर के जरिए एक ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेजेस की काउंटिंग। ये सिचुएशन देखें, ये दो मिरर रखे हुए हैं ऐसे और एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया। आप देखो कितनी इमेजेस बन रही है इसकी, 3 दिख रही हैं, 3 इमेजेस। ओके, हमें बेसिकली यही फाइंड करना है कि, और जानते हैं ये जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं ये मिरर के बीच के एंगल पे डिपेंड करती हैं। आप ये सबसे पहले मैं बताओ देख के यहां पे कि इमेजेस बन क्यों रही हैं इतनी, ये काउंटिंग निकालनी है। देखें आप ध्यान दो यहां पे, तो मेन ऑब्जेक्ट तो ये है। अच्छा, मेन मिरर ये है, तो एक ये और एक ये, पूरा ये वाला देख रहे हैं आप, और ये। अब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को जब आपने रखा यहाँ पे तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज दिखी इस मिरर में, और इसी ऑब्जेक्ट की इस मिरर में एक इमेज दिखी। ओके, दोनों इमेज दिख रही है। ये कहां से दिख रही है, आप सोच के बताओ। सोचो, देखें यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये मिरर, इस मिरर में ये इमेज दिखी। ओके, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में ये इमेज। अब क्या हो रहा है, ये क्या है, ये भी तो एक मिरर है, लेकिन है कैसा ये? आपको नहीं लग रहा है कि ये मिरर इस मिरर की इमेज है? इस मिरर में इस मिरर की एक इमेज दिख रही है, और हो क्या रहा है, ये जो मिरर है, जो इमेज है बेसिकली, उसमें ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जानते हैं इस मिरर के लिए ये वाली जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगी, और इसकी ये इमेज यहां दिखने लगी, इसकी ये इमेज है। और उधर से आप देखो, उसमें आप ध्यान दो, ये मेन मिरर था और इसमें एक मिरर और दिख रहा है, ये वाला। ये मिरर क्या है, ये मिरर इस मिरर की इमेज है, तो इस मिरर की इमेज ये दिखी, और ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसकी भी एक इमेज यहां दिख रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो इमेजेस तो कितनी है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन हुआ क्या है, ये दोनों आपस में मर्ज हो गई, कॉन्साइड कर जाने से ये एक काउंटिंग दिख रही है। तो अगर मुझे जो दिख रही है काउंटिंग वो क्या कहेंगे, 3, लेकिन वास्तव में कितनी बन रही है, 4। तो क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये आपको नहीं लगता है कि अगर मान लें इस मिरर के बीच के एंगल को हम बदल दें कुछ, तो ये सेपरेट हो सकते हैं? सेपरेट नहीं हो जाएंगे? अगर आप बदलोगे ना, सेपरेट हो सकते हैं, तो फिर 4 भी तो दिख सकते हैं, है ना? तो 3 भी दिख सकते हैं, 4 भी। असल में क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, मिरर के बीच का एंगल दे देगा और कहेगा बताओ इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेजेस कितनी बनेगी, काउंटिंग। तो जो इमेजेस बनती हैं वो जो दिख रही होती हैं वो बताना होता है, जो वास्तव में बन रही है वो नहीं। वास्तव में तो 4 बन रही है, लेकिन हमें दिख कितनी रही है, 3। तो जो विजिबल होती हैं वही बताना होता है, 3 काउंटिंग। तो आपको कोई फॉर्मूला याद है इस पे? बहुत कॉमन फॉर्मूला होता था उसके लिए, वो फाइंड करने के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं क्या होता है, देखें कैसे आता है। जरा इसी सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली देखें क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। देखें ये ऐसे हुआ है, ये देखें ये भी केस है। अभी मिरर के बीच का एंगल बदल दिया गया, आप देखो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ गई, बहुत सारी दिखने लगी। एंगल बदलने से हुआ है, तो ये काउंटिंग बढ़ गई, और यही काउंटिंग फाइंड करना होता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो ऐसे था, आप देखो ये वाला केस जो भी हम लोग स्टडी किया, इसमें बेसिकली 2 मिरर परपेंडिकुलर रखे हुए हैं 90 पे, ये केस है। तो 90 पे रखे हुए हैं, तो इमेजेस बनने का जो तरीका होता है दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखें ये क्या है, ये इमेज है इस मिरर की। इस मिरर में अगर आप व्यू करोगे तो इस मिरर की एक इमेज दिखेगी, और इसी तरीके से एक इमेज और दिख रही होगी। वो क्या होगी, वो इस मिरर में इस वाले मिरर की इमेज है। तो देखा जाए तो 4 मिरर्स हो गए, है ना? अब आप देखो, अब 4 मिरर्स हैं तो आप जानते हो 4 इमेजेस बनेंगी। अब कैसे कैसे बनेंगी आप देखो, जितनी भी इमेजेस बनती हैं और ऑब्जेक्ट वो इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करती हैं। अब आप ये देखो, यहां से इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज यहां बन रही है पहली,
कौन सी है? ये वाली इस कॉर्नर में बनेगी। यार ऐसा होता है ना, ये डिस्टेंस बराबर है, क्यों? प्लेन मिरर है ना, तो बराबर डिस्टेंस से बन रहा है। रेक्टेंगल बना लिया, उसके कॉर्नर्स पे होता है। अच्छा ओके, अब एक इमेज और इधर, मेन इमेज ये वाली, वो कैसे? ये देखो इधर, ये I2 हो गई। और बाकी ये जो दो इमेजेस हैं वो कैसे बन रही हैं? वो उन मिरर से बन रही हैं जो मिरर की इमेज है। अब ये ऑब्जेक्ट होगा और ये है मिरर, तो इसकी इमेज I3, और ये है ऑब्जेक्ट और ये है मिरर, तो इसकी इमेज I4। ये I3 और I4 मर्ज हो गए हैं। 4 इमेजेस, लेकिन दिख कितनी रही है? 3। ये हुआ है। ये काउंटिंग फाइंड करनी होती है। अब इसमें एक तरीका सिखाया गया था आपको, मैं दिखाता हूं, याद करें। इसमें था कि इसमें ये जो मिरर है इनके बीच का, अब ये इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं, तो काउंटिंग तो कम करनी है ना, तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का तरीका वो ये था कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस 360 को थीटा से डिवाइड करो, एंगल से। अब ये एंगल अगर 90 है मिरर के बीच का, तो इसे 90 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 आएगा ना। लेकिन क्या 4 काउंटिंग होगी? ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एक्चुअली फाउंड, ये होता है 4। लेकिन दिख कितनी रही हैं? 3। तो क्या करेंगे? 1 डिडक्ट करो। 1 डिडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 3। 1 क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? 1 इज डिडक्टेड एज 2 इमेजेस कॉन्साइड। 2 इमेजेस कॉन्साइड कर रही है ना, इसलिए 1 डिडक्ट करो, तो आंसर क्या आएगा? 4 माइनस। अब आप ये बताओ कि काउंटिंग तो बड़ी आसान हो गई कि मिरर के बीच के एंगल को आप यूज करो 360 से, वही 360 को उससे डिवाइड कर दो, ठीक। नंबर ऑफ इमेजेस जो बन रही होंगी वो आ जाएंगी। लेकिन 1 डिडक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 इमेजेस कॉन्साइड कर रही है, तो 1 डिडक्ट करें। लेकिन क्या हमेशा कॉन्साइड करेंगे? क्या जरूरी है? अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप मिरर के बीच का एंगल बदलोगे तो सेपरेट हो सकती हैं, तो अलग अलग दिख सकती हैं, मर्ज ना हो। अभी आप इनके एंगल को बदलोगे ना, तो ये सेपरेट हो सकती हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 4, है ना। तो काउंटिंग कैसे निकालेंगे? सीधे जो एंगल से डिवाइड किया वो एक्चुअल जितनी इमेजेस बन रही वो आ गई। तो आंसर तो 2 हो सकते हैं ना, 1 डिडक्ट करने पे भी और ना करने पे भी। तो ये कैसे? प्रॉब्लम काउंटिंग की नहीं है, प्रॉब्लम ये है फाइनली बताना कि इमेजेस कॉन्साइड करेंगे कि नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप पूरा 360 को थीटा से डिवाइड करो, आंसर ले लो एंगल से डिवाइड करके। और अगर इमेजेस कॉन्साइड करनी है तो 1 डिडक्ट करो। तो हमें अब फोकस किस पे करना है? फोकस हमें इस बात पे करना है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं या नहीं। चलें तो उसकी कुछ कंडीशन से देख लें जरा सा कैसे होता है वो देखें। आप मिरर के बीच का कुछ भी एंगल करो, नंबर ऑफ इमेजेस आपको काउंट करना है। देखें केस 1, पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को आपने जब प्लेस किया तो आप ये फाइंड करो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। मान लो सपोज थीटा है मिरर के बीच का एंगल, तो आप एक काम करेंगे वो ये कि सबसे पहले चेक करेंगे कि 360 को जब आप थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो ये काउंटिंग इवन आ रही है या ऑड। अगर ये इवन आ जाती है, जैसे अभी आपने 90 से डिवाइड किया था तो कितना आया था? 4। मान ले मिरर के बीच का एंगल 60 होता, तो आप जब डिवाइड करते 60 से तो आता 6 360 को। अगर मान ले 72 होता तो आप 72 से अगर डिवाइड करते 60 को तो ऑड नंबर आता 5। तो हम इवन की बात कर रहे हैं। अगर ये नंबर इवन आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखें, कंडीशन आ रही है कि इमेजेस कॉन्साइड, इमेजेस कॉन्साइड जरूर करती। अगर इवन नंबर आ गया तो इमेजेस कॉन्साइड जरूर करेंगी, और इमेजेस अगर कॉन्साइड करेंगी तो एन वैल्यू कितनी होगी? 360 अपॉन थीटा, 1 डिडक्ट करो आप। जैसे अभी आपने 90 से डिवाइड किया तो क्या आया था? 4। तो 4 आने का मतलब है कि इमेजेस कॉन्साइड जरूर करेंगे, तो आप 1 डिडक्ट करके आंसर देना, ठीक है। 60 से आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा? 6। 360 को 60 से डिवाइड किया 6 आएगा। इमेजेस कॉन्साइड जरूर करेंगी क्योंकि इवन नंबर है। तो आप क्या करोगे? आप 1 डिडक्ट करो तो कितना आंसर आएगा? 6 - 1 5। तो एक तो ये सिंपल सी कंडीशन हो गई। एक और देखें, नेक्स्ट कंडीशन केस 2।
2 में सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आप 360 को थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऑड नंबर आ जाए। अब ऑड नंबर के केस में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलर्टनेस है, ये नहीं कि उसमें अगर इमेजेस कॉन्साइड कर रही हैं तो इसमें आप कहते हैं इमेजेस कॉन्साइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों कंडीशंस हो जाती हैं। ऑड के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इमेजेस मे कॉन्साइड और मे नॉट कॉन्साइड। अब ये प्रॉब्लम का विषय थोड़ा सा हो गया, नहीं इसमें दोनों, उसमें तो ठीक है, उसमें क्लियर है, अगर इवन है तो कॉन्साइड करना है, 1 डिडक्ट कर दो। अब इसमें यार प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो फिर इसको भी तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, और उसमें कंडीशन ये आती है, आप देखो इसमें 2 कंडीशन है। वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग सिमेट्रिकल हो या ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग अनसिमेट्रिकल हो तो इमेजेस कॉन्साइड कर सकती हैं और नहीं कर सकती हैं। अब ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूं, जिस पे ध्यान देना है, तब आगे बढ़ते हैं। 2 कंडीशंस हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग का मतलब ये है कि आप क्या करो, ये जो एंगल है, एंगल इसका एक एंगुलर बाइसेक्टर खींचो। ये देखो एंगुलर बाइसेक्टर समझते, समद्विभाजक, एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में कट करे, समद्विभाजक ऐसे खींच लें। अब एक ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये अगर ऑब्जेक्ट सीधे इस पे रखा हुआ है एंगुलर बाइसेक्टर पे तो ये प्लेसिंग होती है सिमेट्रिकल, और अगर बाई चांस ये हट के रखा है तो ये होती है अनसिमेट्रिकल। जानते हैं क्यों? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल किसके करस्पॉन्डिंग? मिरर्स के। यहां रखने से ये होता है ये डिस्टेंस दोनों मिरर से बराबर होती है, और यहां रख देंगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई और डिस्टेंस कम हो गई। ये ज्योमेट्री होती थी। कोई भी पॉइंट अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे होता है तो वो दोनों लाइन जिनका आप एंगुलर बाइसेक्टर खींच रहे हो उनसे बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो कहते हैं कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, किसके? मिरर के। इसका मतलब है कि इसकी इमेज जिस प्रकार से इसमें बन रही होगी उसी प्रकार से इसमें बन रही होगी, लेकिन इसमें क्या है, ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम है, तो इसमें जो बनने का तरीका होगा वो इसमें बनने के तरीके से डिफरेंट होगा। तो होता क्या है कि अगर सिमेट्रिकल प्लेसिंग हो गई तो तरीका सेम होने से क्या होता है कि यहां पे जो इमेज बन रही होगी वो कॉन्साइड कर जाती है। सिमेट्रिकल प्लेसिंग के केस में इमेजेस कॉन्साइड कर जाएंगी, ऐसे दोनों तरफ से एक जैसी बनती हुई आ रही है, कॉन्साइड कर गई। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग होगी तो इसमें बनने का तरीका डिफरेंट, इसमें डिफरेंट होने से वो कॉन्साइड नहीं कर पाती। नतीजा क्या होगा, अगर ये केस हुआ तो 1 डिडक्ट करोगे और ये केस हुआ तो 1 डिडक्ट नहीं करोगे। होगा क्या, अगर सिमेट्रिकल प्लेसिंग है तो इमेजेस कॉन्साइड करेंगी, तो आंसर क्या होगा, 1 डिडक्ट करके। और अगर ये केस हुआ तो इमेजेस कॉन्साइड नहीं करेंगी, इमेजेस डू नॉट कॉन्साइड, नतीजा ये होगा। ठीक, ओके, रिकॉल करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखें, ध्यान ये रखिएगा कि जब आप एंगल आप देखो तो एंगल से जब आप डिवाइड करोगे तो तुरंत इवन या ऑड नंबर आना है। इवन नंबर के केस में इमेजेस जरूर कॉन्साइड करती है, कोई चिंता नहीं करनी है, आपको 1 डिडक्ट करके आंसर देना है। लेकिन ऑड आए तो अलर्ट हो जाइएगा। वैसे भी ऑड कंडीशन में अलर्टनेस बहुत जरूरी होती है, तो ऑड नंबर आ जाए तो आप अलर्ट हो जाइएगा। तो अलर्ट होकर आप सोचिएगा यार अब क्या किया जाए, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा प्लेसिंग कैसी है, प्लेसिंग सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो फिर कॉन्साइड कर जाएंगे, दोनों तरफ सिमेट्री हो गई ना तो 1 डिडक्ट कर दिएगा, और अनसिमेट्रिकल है तो डिडक्ट मत करिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट अनसिमेट्रिकली between 2 plane mirrors inclined at angle 72 degree would be। ऐसे भी क्वेश्चन। अब देखो, पहले 72 डिग्री से डिवाइड करो 360 को, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5। अब 5 ऑड है। अब ऑड नंबर के केस में आपको प्लेसिंग देखनी है। प्लेसिंग कैसे कह रहे हैं वो, अनसिमेट्रिकल मींस, अनसिमेट्रिकल मतलब आपको 1 डिडक्ट नहीं करना है। तो आंसर क्या हो गया, 5 ही हो गया। तो ये है, किया ये गया, 360 को थीटा से डिवाइड करो, ये हुआ, ये 5 आएगा। 5 इज ऑड। ऑड के केस में आपको देखना है प्लेसिंग अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग है, इसलिए इन दोनों को देखते हुए आपको 1 डिडक्ट नहीं करना है। यहां सीधे 360 अपॉन थीटा ये 5 दे देगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, ओके।
ये क्वेश्चन देखें, सीबीएसई में आया हुआ, यूपीटीयू में भी आया हुआ, सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखें। A ray reflected successively from two plane mirrors, inclined at a certain angle, undergoes a deviation of 240. Then the number of images observable, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इमेजेस की काउंटिंग पूछ रहे हैं, लेकिन जानते हैं दो कंडीशंस को, दो केसेस को मर्ज कर दिया इन्होंने। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए मिरर के बीच का एंगल चाहिए, यार एंगल तो दिया नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, बल्कि कुछ और दे दिया है। इन्होंने दे दिया है कि जो दो रे हैं, दो मिरर हैं, उनसे एक रे जो है वो डेविएट हो रही है, तो रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल और अंडरगोज अ डेविएशन ऑफ 240, यानी कि ये वो केस से मर्ज कर दिया इन्होंने जो हम लोगों ने आज पढ़ा है अल्फा वाला, है ना। वो दो मिरर मिलके टोटल डेविएशन 240 का दे रहे हैं, ये दे दिया, तो आप क्या करोगे, आपको तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए मिरर के बीच का एंगल चाहिए ना, तो आपको वो चाहिए अल्फा। तो यार अल्फा आप डेल्टा से निकालो, ये गिवन डेल्टा है, तो डेल्टा से आप अल्फा पे आओ, तो यही बात आ गई यहां पे अब कि कौन सा फॉर्मूला, 360 माइनस 2 अल्फा या 2 अल्फा, तो कुछ दिया नहीं है कंडीशन, यस। और वैसे भी ज्यादा डेविएशन है, ये ज्यादा डेविएशन का मतलब ज्यादा डेविएशन देने वाला, ऐड होने वाला, तो आप क्या करोगे, वो 360 माइनस 2 अल्फा वाले से ये रख के आप अल्फा फाइंड करोगे, और फिर अल्फा पता चलेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस तो पता ही चल जाएंगे। तो देखते हैं कितना होगा, इसको आप देखो अल्फा फाइंड करते हैं, ये वाला केस है, तो इसमें आप अल्फा फाइंड कर लो रख के, तो डेल्टा इज 240, तो इससे अल्फा आ जाएगा, यस 2 अल्फा, ये 240 उधर चला गया, तो आप देखो ये 120 आ गया आंसर। अब 60 आ गया तो आप जानते हो 5 आंसर आना है, क्योंकि जब आप डिवाइड, ये 60 हो गया, तो हो गया क्या, 60 से डिवाइड करेंगे 5, 6 आ गया, 6 इज इवन, 1 डिडक्ट होना ही होना है। एग्जामिनर कैसे दो आर्टिकल को आपस में मर्ज करके क्वेश्चन बना सकता है, ये भी ध्यान रखें, एक साथ दो आर्टिकल पूछ लिया उसने, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं ओरली बोल रहा हूं आपके अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, ठीक, उसका आंसर आप दीजिएगा सोच के, ठीक है, वो मैं ओरली बोल रहा हूं, ठीक। देखें, एक क्वेश्चन ये है कि दो मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है, टू मिरर्स हैं, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग अनसिमेट्रिकल है। मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है एंड द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, यानी कि ऑब्जर्वेबल नंबर ऑफ इमेजेस। थर्टी से मैं बता दूं, 360 को 30 से डिवाइड करने पे 12 आता है, और अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग है। कितने लोग आंसर, दो ऑप्शंस पे बात आ रही है, एक 11 और एक 12, ठीक, कितने लोग इसमें 12 बोल रहे हैं, हाथ उठाओ, ओके। अच्छा, कितने लोग इसमें 11 बोल रहे हैं, बराबर हो गई यार काउंटिंग है, तो 50-50 हो गया। अब देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है, इक्वल हो गया 12 और 11 में। अब अलर्टनेस बढ़ाने वाला क्वेश्चन हुआ ये, ओके। अब देखें, जब आपने 360 से 360 को 30 से डिवाइड किया तो 12 आया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इवन नंबर पे फोकस कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो अनसिमेट्रिकल सुन के ही फोकस्ड हो गए वहीं पे। अनसिमेट्रिकल सुना नहीं कि फोकस हो गए और कुछ नहीं दिख रहा है उन्हें, 12 दिख रहा है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बोला जाता है कि इमेजेस कॉन्साइड नहीं करती हैं, तो आंसर दे दिया उन्होंने 12। कितने लोगों ने दिया 12, हाथ उठाओ फिर से ईमानदारी से, हाँ ओके। आपने सिर्फ अनसिमेट्रिकल देख रहे थे, आपने ही देखा, जबकि कंडीशन अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तब आती है जब केस ऑड का हो। जैसे ही आपने डिवाइड किया 30 से तो आया कितना 12, आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बात आती है जब ऑड कंडीशन हो, ये तो इवन आ गया, इवन में तो बोला नहीं गया था कैसी प्लेसिंग हो, तो इवन में आपको कुछ नहीं देखना है प्लेसिंग, आपको सिंपल अगर 12 आ गया, इवन आ गया था, 1 डिडक्ट करो, आंसर कितना हो गया 11। लेकिन ऑप्शन में 12 जरूर दिया होगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप
क्या आप पकड़ते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो रटने योग्य हो? हाँ, जल्दी से वो कंडीशन आप भूल गए। देखें, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये एग्जामिनर इस तरह की घटना जरूर क्रिएट करवाता है जिससे आपकी अलर्टनेस चेक हो। जब इवन नंबर आता है तो प्लेसिंग कैसी भी हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, इमेजेस कॉन्साइड जरूर करती हैं। ऐसी ज्योमेट्री बनती है, करती हैं, तो उसमें आपको 1 डिडक्ट करना है। उस केस में चाहे वो प्लेसिंग दिया हो या ना दिया हो, आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो इसमें ध्यान नहीं देना था प्लेसिंग पे, इवन नंबर। हाँ, ध्यान कब देना है आपको? फोकस कब होना है? जब ऑड है। तो वैसे ही मैंने कहा कि ऑड सिचुएशन है, आप अलर्ट हो जाओ। आप तो हर केस में अलर्ट हो गए, ठीक। तो अगर ये ऑड नंबर आता तब कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल प्लेसिंग है। अब ठीक है ना? इस तरीके से ये सोच के आपको जवाब देना है। आप समझ लो, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला था। ठीक, ओके।